हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट के बारे में। इस टॉपिक की चर्चा हमने लास्ट क्लास में भी करी थी एंड आई होप आपको वाली सब चीज़ें याद रही होगी। तो बिना एक सेकंड वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी हद तक बेस्ड है लास्ट क्लास के ऊपर। तो एक बार फटाफट लास्ट क्लास में देख लेते हैं हमने कि क्या पढ़ा था। एक तो हमने ये चार्ट देखा था डी रिकॉग्निशन का, जिसमें हम फुल रिकॉग्निशन भी कर सकते हो, पार्शियल रिकॉग्निशन भी कर सकते हो। हमने लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे समझा ही था। इसमें मेन फोकस था हमारा इस ट्रांसफर वाले वर्ड पे। इसमें झंझट थी कि ट्रांसफर जब हम करते हैं मतलब कि आपने सेल कर दिया है, बेच दिया है, और वो भी विद सिग्निफिकेंट रिस्क। विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्क कोई ट्रांसफर नहीं होता। हमने यहाँ पर समझा था कि ट्रांसफर का मतलब ये है कि विद सिग्निफिकेंट रिस्क, विदाउट सिग्निफिकेंट रिस्क देयर इज नो ट्रांसफर। अगर विदाउट रिस्क आप ट्रांसफर करते भी हो दैट मीन्स आपने एसेट के बदले में लोन ले लिया है। इस बात को हमने लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से समझा ही था। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी यहाँ पर पार्शियल डी रिकॉग्निशन के बारे में, जिसमें पार्शियल ट्रांसफर के बारे में बात आ रही थी। इसके बारे में आज वाली क्लास में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और एक और चार्ट देखा था हमने स्ट्रिप के बारे में, इंटरेस्ट स्ट्रिप होती है और प्रिंसिपल स्ट्रिप होती है। तो आज वाली क्लास में हम करेंगे इसको, हम डिस्कस अच्छे से। हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो क्लास के स्टार्टिंग में सर ने कुछ नोट्स लिखवाए थे रिलेटेड टू डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो अभी, लेकिन कुछ डिस्कशन करना बाकी है, तो वो सब डिस्कशन हो जाए उसके बाद आप इसको आराम से पढ़ लेना। तो हम आते हैं डायरेक्टली आज के टॉपिक पे। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से, तो उसी एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखी थी हमने लास्ट क्लास में। हमने लोन रिसीवेबल देखा था कि 10 लाख रुपए का लोन रिसीवेबल है आपकी फाइनेंशियल एसेट में। और मैंने पूछा था कि यार 10 लाख रुपए जो है आपको क्या दिखता है इसमें। तो उसमें क्या देखा था हमने कि जो 10 लाख रुपए हैं इसमें हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू दिखती है। मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है हमें जो फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू दिखती है। अगर सहज भाषा में कहूँ तो ये वो पैसे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। मतलब आपने लोन दिया पहले, तो अब आप क्या कहोगे इन 10 लाख को, ये लोन रिसीवेबल है ना, जो पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो और क्या आप इन पैसों को, जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, इनको मार्केट में बेचो भी सकते हो? हाँ बिल्कुल बेच भी सकते हो आप इसको। और ये जो इंटरेस्ट की हमने बात करते हैं, इंटरेस्ट कौन सा था इसमें? कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट था। तो चलिए अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ए लिमिटेड एडवांस लोन टू बी लिमिटेड फॉर ₹5 लाख। ए लिमिटेड रिसीव्ड प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ ₹20,000 फ्रॉम बी लिमिटेड। लोन पीरियड इज 3 years। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। जो अभी ब्लैक में है ना, सिर्फ उसी की बात करेंगे, रेड को इग्नोर करना अभी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लोन टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने पूछा हुआ है कि वैल्यू ऑफ लोन बता दो कि कितना लोन आप अपनी बुक्स में दिखाओगे। तो जो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दिया है, तो ए लिमिटेड के लिए ये क्या है? ये जो लोन है ये क्या है? ये फाइनेंशियल एसेट है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब अमाउंट कितना पे करा है? ए लिमिटेड ने 5 लाख रुपए पे करे और बी लिमिटेड से पैसे आ कितने रहे हैं? 20,000 रुपये वापस भी आ रहे हैं। तो एक चीज़ देखो, 5 लाख रुपए पे करे हैं, प्रोसेसिंग चार्ज जो अपने वापस मिल गया हमें वो 20,000 है। तो नेट अमाउंट कितना पे हुआ आपकी तरफ से? 480। अब इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है उसको यहाँ से समझते हैं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 5 लाख रुपए का आज के दिन में लोन दिया। मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 5 लाख रुपए दे दिया आज, और बी लिमिटेड को कहा कि भाई 20,000 रुपये जो है इस पर प्रोसेसिंग फीस है। तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को वापस कितने दिए? 20,000 रुपये। तो नेट अगर आप देखो इन दोनों का, ए लिमिटेड की जेब से गए कितने? 4,80,000 रुपये नेट गए। तो आपको क्या देखना है कि आपने नेट अमाउंट कितना पे करा है। आपको रिकॉग्नाइज करना है तो उसमें क्या देखना पड़ेगा कि आपने नेट अमाउंट कितना पे करा है। और साथ ही साथ ईयर 1 के एंड पर बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कितने रुपए देगी? 60,000। फिर ईयर 2 के एंड पर कितने देगी? 60,000, क्योंकि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना इस लोन पे। तो वो तो 5 लाख पे ही लगेगा। 5 लाख का 12% होता है 60,000। और ईयर 3 के एंड पे कितने देगी? 60,000 देगी, और साथ साथ 5 लाख रुपए भी दे देगी। तो ये तो है ए लिमिटेड के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ये सारे। अब वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे ही। तो इसमें क्या था? आपने लोन दिया 5 लाख रुपए का, अमाउंट पे करा, प्रोसेसिंग जो भी चार्ज था वो माइनस कर देते हैं। अब पता चल गया हमें 4,80,000 रुपये नेट अमाउंट पेड था। और अब आते हैं आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के राइट पर। इंटरेस्ट मिलेगा आपको 60,000 रुपये। तो ये कौन से पैसे हैं जो आपको मिलने हैं? आगे आने वाले 3 साल में आपको मिलेंगे ना, ये 60,000 मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे, और लास्ट में आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। आप मुझे बताओ कि आप अपनी बैलेंस शीट में ऊपर जैसे हमने यहाँ देखा था कि एफ ए लोन रिसीवेबल में 10 लाख लिख रखे हैं, आपने इस बार कितने रुपए लिखे होंगे? तो इस केस में आपने जो पैसे दिए हैं लोन रिसीवेबल में, आप कितने रुपए लिखोगे? 4,80,000,
क्योंकि ये 4,80,000 हमने बोला ना रिकॉग्नाइज कितने पैसे करने हैं। आप बैलेंस शीट के इस साइड में लिखोगे 4,80,000। ये 4,80,000 क्या है, जो बाद में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। प्रिंसिपल 5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं और 60-60 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ये सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 4,80,000 है। इसमें जैसे हम फाइनेंशियल एसेट के केस में करते ही थे कि आपका ये आउटफ्लो है और ये इनफ्लोज है, इन दोनों को आप किस रेट पे बराबर कर सकते हो, तो उसका रेट होता है IRR। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट का रेट है ये ए लिमिटेड के लिए कमाई है। जो IRR की बात करते हैं वो क्या होता है IRR, कि ए लिमिटेड जो है उसके लिए क्या कमाई का दर है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप इन दोनों में काफ़ी आराम से निकाल सकते हो। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जिसको IRR कहते हो वो आएगा आपका 13.89%। यहाँ पहले ही निकाल रखे, आप निकाल सकते हैं खुद से, आपको आई होप आता होगा। ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ थी, बट अब मैं इसमें बी लिमिटेड की प्रोफाइल ऐड करना चाहता हूँ। तो जो बी लिमिटेड है जिसने लोन लिया है उसकी प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कंपनी है उस कंपनी को हम संभालते हैं मनमोहन सिंह जी, मतलब काफ़ी शरीफों वाली कंपनी है, नो डिफ़ॉल्ट कंपनी है जिसने आज तक कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा है और ना ही करेंगे। तो मतलब ये जो बी लिमिटेड कंपनी है ऐसी कंपनी है कहीं से भी ला के ए लिमिटेड के पैसे चुका देगी। तो होता है क्या कि मार्केट में ना जो लोग लोन देने वाले हैं ये शार्क की तरह बैठे हुए हैं, ये शरीफ लोगों को ढूंढते रहते हैं और उन्हें फंसाने में लगे रहते हैं। मैं प्रेजेंट केस की अगर बात करूं, ये बी लिमिटेड ने इस ए लिमिटेड ने इस बी लिमिटेड को लोन दे दिया। कितने रेट पे दिया है? 13.89% इफेक्टिव रेट है इसका। अब और भी ऐसे वाले लोग हैं जो इसको 10% पे भी देने को तैयार थे, 9% पे भी, 11% पे भी इसको बी लिमिटेड को देने को तैयार थे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी रिस्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और ये लोग ऐसे ही शरीफों को ढूंढते हैं। जो जितना ज़्यादा शरीफ होगा, जिसकी रिस्क प्रोफाइल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उसको उतना ही कम रेट पर ये लोन देने को तैयार हो जाते हैं। तो अभी 13.89% पे इस शरीफ बंदे ने लोन ले लिया है। यहाँ हो रहा है क्या कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 13.89% पे लोन दिया है, लेकिन और लोग तो 10%, 9%, 11% पे भी देने को तैयार थे, बट ये फंसा नहीं पाए। ये लोन देने को तो ये भी तैयार है, बट ये फंसा नहीं पाए इसको। ए लिमिटेड ने इसको फंसा लिया। कितने में फंसाया? 13.89% पे फंसा लिया। अब ए लिमिटेड क्या करता है? ए लिमिटेड ना इन बाकियों से बात करता है। ये बोलता है कि आप बोलो तो मैं आपको ये वाला लोन ट्रांसफर कर देता हूँ 10%, 9% या 11% के हिसाब से, जिससे भी इसका बात बन जाती है। नेगोशिएशन की बात है। तो मान लेते हैं कि इस 10% वाले से इसकी बात बन जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? ये ट्रांसफ़र कर किया क्यों इसने? क्योंकि देखो यार, इस बंदे के पास भी तो कैपिटल लिमिटेड ही है ना। अगर ये एक ही बंदे को लोन दे देगा तो उसका जो पैसा मिलेगा इसको, वो तो 3 साल बाद मिलेगा ना। 3 साल तक ये बैठा थोड़ी ना रहेगा। 3 साल बाद इस पैसे आएंगे तो मैं और किसी को लोन दूंगा। तो ये क्या करता है, इसने 13.89% पे इससे लोन लिया, इसको लोन दिया और ये इसी लोन को इनमें से किसी को ट्रांसफ़र कर देता है। हमने एग्जांपल लिया कि चलो इसके 10% वाले को ट्रांसफ़र कर देता है। देखो पैसे तो इनके पास हैं, बट ये कैपेबल नहीं है ना। ये कैपेबल नहीं है, इसके किसी को फंसा नहीं पा रहे हैं। पैसे तो इन सबके पास है, बट ये फंसा नहीं पा रहे हैं। तो ए लिमिटेड जो है वो इसको ये वाला लोन बेच देती है। तो ए लिमिटेड ने इसको कितने 10% पे ये वाला लोन बेच दिया। तो अब हुआ क्या कि अनदर लेंडर एग्रीड विद ए लिमिटेड टू ट्रांसफ़र एट द रेट 10%। तो ए लिमिटेड ने एक और लेंडर को 10% के हिसाब से ट्रांसफ़र कर दिया ये वाला लोन। अब इसमें हमें करना क्या है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो बात करते हैं। अब हमें इसकी जो फेयर वैल्यू है ना वो दोबारा से निकालनी पड़ेगी। और किस रेट पे निकालेंगे? 10% पे निकालेंगे। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो तो सेम ही है। जो बी लिमिटेड है उसको थोड़ी ना पता है कि आगे जो डीलिंग चल रही है। बी लिमिटेड को कोई लेना देना नहीं है इस सब चीज़ों से। बी लिमिटेड तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है वो तो देगा ही। 60-60 हज़ार उसको 3 बार देने और एक 5 लाख रुपये देने, ये तो उसके लिए फिक्स है। तो आपने यहाँ पर 10% के हिसाब से इसको जब निकाला तो आपकी वैल्यू आई 5,24,868। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ से हो रहा क्या है कि ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है और एक सी लिमिटेड है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। क्या ट्रांजैक्शन हुई है? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दिया है 4,80,000 रुपये का, और बी लिमिटेड ए लिमिटेड को 60,000 देगी, 60,000 देगी, 60,000 देगी और एक 5 लाख भी दे देगी। और ए लिमिटेड के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है? 13.89%। तो इन कैश फ्लोज की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फेयर वैल्यू निकालो 13.89% पे, तो वो आती है 4,80,000 रुपये। ठीक है जी। अब ए लिमिटेड ने ये वाला लोन सी लिमिटेड को बेच दिया। सी लिमिटेड के को क्या है कि सी लिमिटेड 10% रेट एक्सपेक्ट कर रही है, 10% ब्याज चाहती है। वो उसको नहीं चाहिए 13.89%, उसको तो कितना चाहिए? उसको तो सिर्फ 10% ही चाहिए। अब जब ए लिमिटेड सी लिमिटेड को ये वाला लोन ट्रांसफ़र कर देगी तो ये जो सारे पैसे मिल रहे हैं 60,000, 60,000, 60,000, इसका अधिकार सी लिमिटेड के पास आ जाएगा। मतलब फ्यूचर में ये सारे जो पैसे मिलेंगे वो अब सी लिमिटेड को मिलेंगे। बट ए लिमिटेड ने अगर सी लिमिटेड को ट्रांसफ़र करा है तो मुफ्त में थोड़ी ना करा होगा, पैसे तो लेगा ना। तो ये ए लिमिटेड जो है सी लिमिटेड से कितने पैसे लेगा?
जो आज इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की फेयर वैल्यू होगी उतनी तो पैसे लेगा। जो भाई ए लिमिटेड सी लिमिटेड को ट्रांसफर क्या करा है, ये 60-60 हज़ार जो मिल रहे हैं और 5 लाख मिल रहे हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इसका राइट ट्रांसफर कर दिया ना सी लिमिटेड को। तो सी लिमिटेड ए लिमिटेड को आज के दिन में कितने पैसे देगा, सी लिमिटेड ए लिमिटेड को इसकी फेयर वैल्यू निकालेगा। फेयर वैल्यू किस हिसाब से निकलेगी, अब 10% के हिसाब से फेयर वैल्यू निकलेगी। तो ए लिमिटेड जो है 10% के हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू निकालेगा और जो भी पैसे बन रहे हैं ए लिमिटेड को उतने पैसे मिल जाएंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए लिमिटेड ने पहले IRR था इसके लिए 13.89%। तो अगर इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की 13.89% पर आप फेयर वैल्यू निकालते हो तो आती है 480। बट ये जो बी लिमिटेड था ये नो डिफॉल्ट कंपनी थी, मतलब ये काफ़ी सेफ कंपनी थी। यहाँ पे जिसको जो भी इसको पैसे देता है उसको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये सी लिमिटेड जो था वो बी लिमिटेड को 10% में देने को भी तैयार था पैसे। ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया और सी लिमिटेड का रेट क्या था 10%। तो अब ए लिमिटेड जो है वो 10% के हिसाब से फेयर वैल्यू निकाल रहा है, क्योंकि देखो 13.89% पे जब हमने निकाली तो 480 आई। अब 10% के हिसाब से निकालेंगे तो ज़्यादा आएगी ना वैल्यू इसकी, तो 5,24,000 इसकी वैल्यू आई। तो जो वैल्यू है उतने ही पैसे मांग लिए ए लिमिटेड ने। तो आज के दिन में इसकी वैल्यू कितनी निकाली गई, 5,24,868। तो बस यही था आपका कॉन्सेप्ट। और एक और बात, ए लिमिटेड की जेब से आज के दिन में गए कितने हैं पैसे, लोन तो ए लिमिटेड ने दिया ना, 480 गए इसकी जेब से और आज के दिन इसको मिल भी गए। कितने पैसे मिल गए, 5,24,868 ये मिल भी गए इसको। तो इन दोनों का नेट कर दें तो ए लिमिटेड का वो क्या है, कमाई है उसकी, आज ही के दिन कमाई भी हो गई। तो अब हम वापस आते हैं आंसर पर। आपने फेयर वैल्यू निकाली 10% के हिसाब से तो आएगी 524,868। फिर ए लिमिटेड की बात आती है, ए लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, एक तो एंट्री करेगा FA डेबिट टू बैंक 480। भाई इसने लोन दिया है तो आज के दिन तो ये पहले बुक करेगा ना फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक की, भाई मैंने लोन दे दिया और ये मेरा फाइनेंशियल एसेट है 4,80,000 रुपये का। और मान लेते हैं कि आज ही के दिन इसने बेच भी दिया तो इसको पैसे कितने मिल गए, 5,24,000 इतने पैसे मिल गए इसको। और फाइनेंशियल एसेट इसकी अब हो गई डी रिकॉग्नाइज एक तरह से। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन का एक पार्ट देखा था हमने लेकिन एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल एसेट इसकी चली गई, आज के दिन डी रिकॉग्नाइज हो गई 480 और इसको फायदा कितने का हो गया 44,868। बट यहाँ पर आपने देखा हो हम कोई स्ट्रिप की बात नहीं करी है हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ना हमने पूरा ही लोन ही बेच दिया, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल हो, सब कुछ बेच दिया हमने, पूरी तरह से सब कुछ आज बेच दिया हमने। तो यहाँ पर कोई स्ट्रिप की बात नहीं थी। तो ये था आपका इसका ट्रीटमेंट जब आप ट्रांसफर करते हो। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरह से इसी में एक और केस लेते हैं। क्या है वो, मान लेते हैं बी लिमिटेड जो है ना वो विजय माल्या की कंपनी है, डिफ़ॉल्ट कंपनी है, मतलब डिफ़ॉल्ट ही डिफ़ॉल्ट है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन तो दे दिया बट उसको अब पता चला कि यार ये तो कितना रिस्क, इसकी प्रोफाइल कितनी रिस्की है। इन्होंने इसकी रिस्क प्रोफाइलिंग तो पहले करी नहीं, लेकिन अब इनको पता चल गया कि ये आदमी खराब है। तो अब ये क्या करेंगे, फटाफट सोचेंगे कि यार ये ना किसी और को चिपका देते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा है कि अनदर लेंडर एग्रीड विद ए लिमिटेड टू ट्रांसफर 15%, पहले वाला तो 10% पे ट्रांसफर करा था, यहाँ पर 15% पे 13.89% तो हमें पड़ रहा है, हम 15% पे इसको ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि सामने वाला ना बंदा के चांस बहुत कम है पैसे देने के। इन्होंने इसकी रिस्क प्रोफाइलिंग ही नहीं करी पहले से। अब इनको पता चल गया कि आदमी खराब है, तो अभी क्या करना चाहते हैं कि बेचना चाहते हैं फटाफट कि इस लोन को बेच दो, चाहे महंगा पड़ता है तो भी बेच दो, इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है तो भी बेच दो। तो इन्होंने इस लोन को कितने % पे बेचा है, 15% पे बेच दिया है। तो 15% के हिसाब से इसको आज कितने पैसे मिलेंगे, देखो बी लिमिटेड को तो वो देना ही है। बी लिमिटेड से एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है कितना, 60-60 हज़ार का है 3 साल तक और 5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है कि 3 साल के एंड में दे देगा। बट ये रिस्की प्रोफाइल थी इसकी, तो अब इन्होंने इसको पता चला तो अब ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को या किसी और को बेच दिया है। बट कितने रेट पे बेचा, 15% पे। तो 15% के हिसाब से इसकी आप जब आज फेयर वैल्यू निकालोगे तो आएगी 465,751। तो ए लिमिटेड जिसको भी ये बेचेगी तो ए लिमिटेड को 465,751 रुपीज़ मिलेंगे आज। तो मतलब एक तरह से ए लिमिटेड के लिए तो घाटा हो गया, 480 तो दिए उसने, मिल कितने रहे हैं उसको, आज वो बेचेगा तो मिलेंगे 465 मिलेंगे, तो घाटे की बात है ये तो। बट इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, इतना रिस्की प्रोफाइल है कि आगे चल के पता चले कि पूरा ही घाटा हो जाए। तो आज ही के दिन में बेच दिया इसने। पहली एंट्री है क्या करेगा, ए लिमिटेड की बुक्स में FA डेबिट टू बैंक लोन दिया है तो ये वाली एंट्री तो करेगा ही। और सेकंड एंट्री है क्या करेगा, इसका डी रिकॉग्नाइज कर रहा है। FA तो जा रहा है इसका 480 का, लेकिन पैसा कितना मिल रहा है इसको 465,751 और लॉस कितना उठाना पड़ रहा है इसको 14,249। मतलब एक चीज़ तो समझ आती है कि अगर आप अपने सामने वाले को लोन बेचा तो ये रेट जरूर देना चाहिए आपको। अगर ये रेट दोगे तभी तो आप इसकी फेयर वैल्यू निकाल पाओगे, तभी तो पता चलेगा कि ए लिमिटेड अगर लोन को बेचता है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे आज के दिन में। तो ये 465 इसको मिलेंगे आज के दिन में और इसको घाटा हो जाएगा इस केस में। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। और
अभी जो रेड वाला पार्ट है इसको भी कंसीडर करेंगे। तो क्या था, दिस लोन वाज ट्रांसफर्ड विद ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क टू सी लिमिटेड। ट्रांसफ़र तो करा ही है, सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ करा, तो मतलब ये ट्रांसफ़र है, मतलब अगर सामने वाले को लॉस होता है तो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, वो उसका नुकसान है। सी लिमिटेड को ट्रांसफ़र करा, फेयर वैल्यूएशन ऑफ सच लोन फॉर ट्रांसफ़र वाज 9%, तो 9% पे हमने वाले लोन को बेच दिया। और क्या बोलता है एक और चीज़ कि यहाँ पर आप डी रिकॉग्नाइज करके दिखाओ। अब हम इसके एक्चुअल सोल्यूशन पे आ जाते हैं कंसिडरिंग द क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। अच्छा, इसके सोल्यूशन पे आने से पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं, यहाँ पर ना कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज तो होते ही हैं, बट कंपनी की ना कलेक्शन कॉस्ट भी लग सकती है। जैसे कंपनी के ने जो अपने यहाँ पर लोग बिठाए हुए हैं उन वो फ़ोन कर करके बोलते हैं ना आपकी किस्त जो है वो ड्यू है, या फिर आपका जो चेक है वो पिट गया, या फिर और कई बार तो क्लाइंट आके मांग लेता है सारी स्टेटमेंट, भाई इनकम टैक्स के लिए चाहिए हमें सीएल स्टेटमेंट दे दो। तो ये सब इनकी ना कलेक्शन कॉस्ट लग सकती है। तो ये कलेक्शन कॉस्ट को भी आप कंसीडर करेंगे जब आप फेयर वैल्यू निकालेंगे। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बट एक चीज़ है, जो कलेक्शन कॉस्ट है और जो प्रोसेसिंग चार्ज है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रोसेसिंग फीस का तो ट्रीटमेंट आपने पीछे देख लिया, कलेक्शन कॉस्ट का भी आने वाले एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। अभी हम एक्चुअल सोल्यूशन पे आते हैं कि इसका एक्चुअल सोल्यूशन है क्या। सबसे पहली बात करते हैं कि ए लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी। ए लिमिटेड ने आज अमाउंट पे करा है, उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है ये। तो ए लिमिटेड क्या लिखेगी, फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक, जैसा अभी हमने यहाँ पर देखा भी था। तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक 480 सिंपल चीज थी। नेक्स्ट एंट्री आती है, मान लेते हैं कि सेम डे पर इसने बेच भी दिया है। तो कितने रेट पर बेचा था, अभी क्वेश्चन में हमने देखा कि ट्रांसफर किसने सी लिमिटेड को करा है 9% के हिसाब से। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ती है, फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है, कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लोन। जब इसने ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया 9% के हिसाब से, तो सी लिमिटेड ए लिमिटेड को जो पैसे देगी वो 9% पे डिस्काउंट करके देगी। अभी तक हमने 13.89% पे डिस्काउंट कर रहा था, तो इसकी वैल्यू आई थी 4,80,000 रुपये। लेकिन अगर हम इसको 9% पे डिस्काउंट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो हम यहाँ पर इसको 9% पे डिस्काउंट करा, जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है, तो हमारी वैल्यू आई 537,970। मतलब ए लिमिटेड ने जो लोन बेचा उसको आज पैसे कितने मिल जाएंगे, इतने पैसे आज मिल जाएंगे। और उसने दिए कितने, 480। तो बाकी का जो बैलेंस है वो उसका प्रॉफिट हो गया, तो उसके लिए वो P&L में चला जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये लोन जो है वो डी रिकॉग्नाइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ए लिमिटेड का तो काम खत्म, ए लिमिटेड को कोई लेना देना नहीं। अब सी लिमिटेड की बात करते हैं। सी लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी। तो सी लिमिटेड ने आज ये फाइनेंशियल एसेट खरीदा है, और कितने में खरीदा है, 537,970 में। तो सी लिमिटेड को पैसे देने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगी, एफ ए अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट पेड फॉर एफ ए, सिंपल सी चीज़ थी। और दूसरी चीज़, अगर हम एफ ए का सी लिमिटेड की बुक में अगर एफ ए का लेजर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, एफ ए डेबिट टू बैंक, पहली चीज़ तो ये आ गई। और इसको 9% करके ये इनकम बुक करेगा अपनी 487,417, जैसे इसने पहले साल में बुक करी। 537,970 को 9% इसने यहाँ पर दिखाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टेड पैसे हैं इसको वो तो मिलेंगे ही ना। जो बी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्टेड करे, बी लिमिटेड तो उतना ही देगा, 60,000 और 5,60,000। बट ये इनकम कितनी बुक कर सकता है, पहले साल इतनी बुक करेगा, फिर दूसरे साल इतनी 9% के हिसाब से बुक करेगा, फिर तीसरे साल भी बुक करेगा। और यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट जो है वो पैसे मिलते भी जाएंगे। तो ये तो थी सी लिमिटेड बुक्स में एंट्री। बट एक चीज़ है कि सी लिमिटेड जो है इसको एसीएम पर दिखाएगा या किसी और पर दिखाएगा। सी लिमिटेड ने इसको लिया क्यों है, रियलाइज करने के लिए लिया है। वो देखा जाएगा कि हाँ भाई सी लिमिटेड का मोटिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है उसको लेने का। तो अगर इसका ऑब्जेक्टिव रियलाइज करने का था तो ये एसीएम पर दिखाएगा। और अगर हम ए लिमिटेड की बात करें, अगर ए लिमिटेड का ऑब्जेक्टिव था कि उसने खरीद के बेचना ही है तो एफबीटीपीएल पे। अगर उसका ऑब्जेक्टिव था कि हो सकता है मैं बेच दूं, हो सकता है कि मैं इसको रियलाइज करवा लूं, तो एफबीटी ओसीआई पर। अभी तो इस चीज़ की हमने ऐसी कोई बात नहीं करी है, बट हाँ एक चीज़ थी जो रिलेटेबल थी तो इसलिए मैंने रिलेट करवा दी। आगे बढ़ते हैं। एक बात आती है कि बी लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। तो बी लिमिटेड को तो आज पैसे मिल रहे हैं बैंक डेबिट टू एफएल 4,80,000 रुपये, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, 13.89%। तो एफएल बैंक डेबिट टू एफएल एक तो 4,80,000 की एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। बी लिमिटेड के लिए तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो इसको फाइनेंस कॉस्ट बुक करनी पड़ेगी। तो पहले साल कितनी बुक करेगा, 13.89% के हिसाब से 4,80,000 का निकालेंगे तो 666,672 आएगा। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो तो इसको पे करना ही है, तीनों साल पे करता रहेगा, और तीनों साल ये अपनी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी दिखाता रहेगा। ये सिंपल सी चीज़ थी बी लिमिटेड की बुक्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल करते हैं हमने, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि यार एक पार्शियल ट्रांसफ़र होता है, तो पार्शियल ट्रांसफ़र की अभी तक तो कहीं बात आई नहीं है। वाले एग्जाम्पल में उसके बारे में बात करेंगे, बट हम फिलहाल के लिए ये वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो क्या है इस एग्जाम्पल में, ए लिमिटेड एडवांस्ड ₹10 लाख टू बी लिमिटेड
at 11%. Loan terms is 5 years. A Limited estimates collection cost to be 5,000 per annum. अभी हमने यहाँ पर देखा था ना, कलेक्शन कॉस्ट आया था यहाँ पर 1,000 है। हमने क्या कहा था कि जब आप फेयर वैल्यू निकाल रहे हो इसको भी कंसीडर करना है। तो इस एग्जांपल से आपको कलेक्शन कॉस्ट के बारे में जानने को मिल जाएगा कि क्या करना होता है उसका। दिस लोन कैन बी ट्रांसफर्ड एट 7% डिस्काउंट. कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ लोन इफ इट टू बी ट्रांसफर. तो इसमें क्या बोला गया है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 10 लाख का लोन दिया 11% के हिसाब से। लोन की टर्म्स है 5 ईयर्स। ए लिमिटेड ने एस्टिमेट करा है कि इसकी जो कलेक्शन कॉस्ट है वो हर साल लगेगी इनकी तरफ से 5,000 रुपये कलेक्शन कॉस्ट लगेगी पर एनम। दिस लोन, इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, बट किस रेट पर ट्रांसफर किया जाता है? 7% के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं। 11% के हिसाब से लोन दिया लेकिन ट्रांसफर का रेट है 7%। मतलब कोई शरीफ आदमी रहा होगा जिसको ये 7% जो जिसको भी ये ट्रांसफर करेगा ए लिमिटेड, वो बंदा इसको 7% के हिसाब से भी लेने को तैयार है। इसमें आपको सिर्फ फेयर वैल्यू निकालनी है। तो आपके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कितने हैं, फेयर वैल्यू कब की निकालनी है? ट्रांसफर की बात कर रहे हैं हम, पहले वाली नहीं। पहले वाली तो जैसे हमने एक एग्जांपल में 13.89 निकाली, फिर दोबारा जब ट्रांसफर करा तब निकाली। तो यहाँ पर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जब ट्रांसफर किया तो क्या फेयर वैल्यू है इसकी, आज के दिन पे हमें कितने पैसे मिलेंगे जब ट्रांसफर करेंगे। तो ये इसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं। और कलेक्शन कॉस्ट कितनी लगेगी? 5-5 हज़ार लगेगी हर साल। नेट कर दें, कलेक्शन कॉस्ट को माइनस करना होता है कैश फ्लो में से। तो जो इसका नेट है ना, ये 1,05,000 1,05,000 1,05,000 करके और लास्ट में 10 लाख, इस पे 7% रेट लगाओगे, अब इसकी फेयर वैल्यू आएगी। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज थे उसमें से मैं इंटरेस्ट को अलग कर दूं और प्रिंसिपल को अलग कर दूं, तो अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, जिसको आप इंटरेस्ट स्ट्रिप भी कहते हो, इंटरेस्ट की पट्टी, तो इंटरेस्ट की अगर मैं फेयर वैल्यू निकालना चाहता हूँ 7% के हिसाब से, तो क्या फेयर वैल्यू आएगी? 430,520। सिंपल सी चीज़ है। और अगर मैं प्रिंसिपल की फेयर वैल्यू निकालूं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की फेयर वैल्यू और कोई चीज़ नहीं है, तो प्रिंसिपल 5th ईयर में मिलेगा, तो 1.07 के हिसाब से आप इसको निकालोगे 5th ईयर तक इक्वल टू करते हुए, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके लास्ट में आ जाएगा 712,986। तो ये फेयर वैल्यू आई प्रिंसिपल स्ट्रिप की। तो अगर आप इन दोनों को टोटल कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 1143507, जो कि यहाँ पर भी आया था। तो सेम ही आ गया, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने फेयर वैल्यू का जो इंटरेस्ट का स्ट्रिप था उसका अलग फेयर वैल्यू निकाला, प्रिंसिपल का जो स्ट्रिप था उसका अलग फेयर वैल्यू निकाला, दोनों को टोटल कर दिया, सेम ही आएगा। अब इसमें एक और बात करते हैं, एक आती है आपका इंटरेस्ट स्ट्रिप। बट अगर यहाँ पर इंटरेस्ट स्ट्रिप मैं कहूँ कि यार 5.5% है, 5 मतलब हाफ इंटरेस्ट है, जैसे ऊपर था ना, ऊपर तो हमने पूरा ही इंटरेस्ट लिख दिया था ना, यहाँ पर हमने 11% के इंटरेस्ट की बात करी थी, तो 11% ऊपर लिख दिया था हमने। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अगर इंटरेस्ट 5.5% आपका इंटरेस्ट है, तो आप इंटरेस्ट स्ट्रिप है, तो आप उसको क्या बोलोगे? 5.5% इंटरेस्ट स्ट्रिप। इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब हम सिर्फ ब्याज को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाली ब्याज को ही देख रहे हैं हम, तो हम उसको कहते हैं इंटरेस्ट स्ट्रिप। लेकिन जब हम 5.5 इंटरेस्ट कर देते हैं, जब इसको कहते हैं कि जब ये 5.5% इंटरेस्ट हो जाता है, तो आप बोलते हैं 5.5% इंटरेस्ट स्ट्रिप, तब आप इसको इंटरेस्ट स्ट्रिप नहीं कहते। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ आती है, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल हो तो आप उसको क्या कहोगे? प्रिंसिपल स्ट्रिप। अगर खाली प्रिंसिपल को ही देख रहे हो तो आप क्या कहोगे? उसको प्रिंसिपल स्ट्रिप। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इसमें एक सर्विस एसेट होती है। जैसे 11% था तो आपने एक को तो 5.5% का इंटरेस्ट स्ट्रिप बना दिया और एक को बना दिया सर्विस एसेट। तो जब भी सर्विस एसेट बोला जाता है, यहाँ पर 5.5% सर्विस एसेट बोलेंगे आप। पहली चीज़ तो आप ये देखें कि सर्विस एसेट लिखा हुआ है, लाइक इसको इस जगह पर 5.5% सर्विस एसेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सर्विस एसेट जो होती है ना, वो हर बार विद कलेक्शन कॉस्ट होती है। मतलब इसमें से कलेक्शन कॉस्ट जो है वो माइनस कर रखी है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा इंड एस कहता है। तो सर अब ये नाम है, आपको याद रखने पड़ेंगे। 5.5% इंटरेस्ट स्ट्रिप, 5.5% सर्विस एसेट। तो सर्विस एसेट की जब बात आती है तो वो विद कलेक्शन कॉस्ट होती है। मतलब कि आपने जो इंटरेस्ट स्ट्रिप के 2 हिस्से कर दिए, एक को बना दिया 5.5% इंटरेस्ट स्ट्रिप, एक को सर्विस एसेट बना दिया 5.5% का, तो जो कलेक्शन कॉस्ट है ना, वो सर्विस एसेट में से एडजस्ट होती है। तो इनका भी क्या करना है, इनका भी अगर आप फेयर वैल्यू निकालते हैं, इसका फेयर वैल्यू, इसका भी फेयर वैल्यू, तो तीनों का जो फेयर वैल्यू आएगा ना, वो भी यही आएगा 1143507। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर आपने एक चीज़ के कई टुकड़े भी कर दिए तो भी उसका आंसर जो है वो उतना ही फेयर वैल्यू आ रहा है। अब हम इसी पे बेस्ड अगला एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। तो क्या कहता है? लोन एडवांस कितना करा है? 10 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। पीरियड कितना है इसका? 3 ईयर्स। तो लोन के आगे क्या कहता है?
लोन जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र में क्या क्या ट्रांसफ़र करा, इंटरेस्ट सिर्फ ट्रांसफ़र कर दी 10%। हमने कल की लास्ट वाली क्लास में देखा था ना कि हम पूरा का पूरा कि नहीं पार्ट में भी बेच सकते हैं, तो 12% इंटरेस्ट स्ट्रिप थी, पूरा 12% की 10% का ट्रांसफ़र कर दिया। इंटरेस्ट स्ट्रिप रिटेन्ड विद सर्विस एसेट 2%। प्रिंसिपल स्ट्रिप ट्रांसफर 6 लाख रुपए, प्रिंसिपल स्ट्रिप रिटेन्ड 4 लाख, कलेक्शन कॉस्ट एस्टिमेटेड 3000 पर एनम, डिस्काउंट रेट फॉर ट्रांसफर इज 8% देना जरूरी था, जनरलाइज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है इसमें, 10 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे 12% है और 3 साल का ये लोन था, बट हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, पूरे को नहीं करा, पार्शियल को करा। इंटरेस्ट स्ट्रिप में से 10% का ट्रांसफर करा है और प्रिंसिपल स्ट्रिप में से 6 लाख का ट्रांसफर करा है। और इसमें एक जो चीज़ आती है, प्रिंसिपल स्ट्रिप इंटरेस्ट स्ट्रिप जो हमने रिटेन कर रही है 2% अपने पास रिटेन करके रखी है, उसमें सर्विस एसेट है, मतलब कलेक्शन कॉस्ट एडजस्ट होगी तो वो यहाँ पर ही होगी। अब हम इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद ही ये समझ आएगा। तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो जब भी आप लोन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या निकालते हैं, उसकी फेयर वैल्यू। जब आपने ए ने जैसे सी को ट्रांसफ़र कर दिया था तो उसमें उसने क्या निकाला था, फेयर वैल्यू निकाला था कि भाई सौदा कितने में हुआ है, पहली चीज़ तो ये देखनी होती है। तो अभी तक हमने जो किया था वो पूरे के पूरे प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों को बेच दिया था, बट यहाँ तो हम पार्ट्स में बेच रहे हैं, तो हमें हर एक पार्ट की अलग अलग फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ आती है 10% इंटरेस्ट स्ट्रिप। तो 10% इंटरेस्ट स्ट्रिप जो है उसमें कैश फ्लो कितना कितना है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 10% है ना, तो 10% के हिसाब से 1 लाख 1 लाख 1 लाख हो गया। और एक आता है 2% सर्विस एसेट, 12% था ना पूरा ब्याज का रेट, और जिसमें से हमने कहा 10% तो इंटरेस्ट स्ट्रिप हो गया और 2% जो है वो सर्विस एसेट हो गया। फिर आती है आपका एक प्रिंसिपल स्ट्रिप आता है 6 लाख का और एक प्रिंसिपल स्ट्रिप आता है 4 लाख का। तो हमने 4 कॉलम बना दिए, एक 10% इंटरेस्ट स्ट्रिप, एक 2% सर्विस एसेट, एक प्रिंसिपल स्ट्रिप ए और एक प्रिंसिपल स्ट्रिप बी, और एक टोटल भी बना दिया है। हालांकि एग्जाम में इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पर एक पर्पज से बनाया हुआ है। तो देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन है। इंटरेस्ट स्ट्रिप जो है 10% वाली, उससे आपको क्या क्या होगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, क्योंकि 10% था तो इस पर ए हो जाएगा, इसके कैश फ्लोज हैं। और 2% सर्विस एसेट जो है 20-20 हज़ार रुपये के, उसमें आपको कलेक्शन कॉस्ट एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 17,000 17,000 17,000। और तीसरी चीज़ है प्रिंसिपल स्ट्रिप जो कि 6 लाख की अलग थी और एक 4 लाख की अलग थी, तो इसका आप टोटल कर दोगे तो ये आएगा, इसका ये कर दोगे तो ये आएगा, इसका ये कर दोगे तो ये आएगा। आपने जो ट्रांसफ़र करा है वो 8% के हिसाब से करा है, तो ये जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं इसको 8% से अगर आप इसकी फेयर वैल्यू निकालो, जैसे आप वहाँ पर पूरे के पूरे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू निकालते थे, यहाँ पर अलग अलग निकालनी है बस। तो इसकी जो फेयर वैल्यू आएगी वो ये आएगी, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आपका क्या क्या मिलना है, आपको एक तो 1,17,000 मिलने हैं, फिर 1,17,000 मिलने हैं, फिर 11,17,000 मिल रहे हैं। अगर आप सब कुछ बेच देते तो आप इन सब चीज़ों की फेयर वैल्यू निकालते तो ये आती, बट यहाँ आप टुकड़ों की भी जब फेयर वैल्यू निकाल रहे हो तो ये आ रही है। अभी हमने पिछले वाले पेज पे देखा ही था कि आप जैसे भी निकाल लो मैथमेटिक्स है, फेयर वैल्यू तो वही आनी है। तो हमारा मुद्दा ये था कि आपने इन सब को नहीं बेचा है, आपने इसमें से क्या क्या बेचा है, एक 10% इंटरेस्ट स्ट्रिप को बेचा है और साथ साथ एक प्रिंसिपल स्ट्रिप को भी बेचा है, या एक प्रिंसिपल स्ट्रिप ए को। तो जो चीज़ आप बेचोगे तो उसके पैसे मिलेंगे ना आपको, तो ये प्लस ये जो इन दोनों को बेचोगे तो आपको 8% के हिसाब से आपने निकाल रखे, ट्रांसफर का रेट 8% था, तो सामने वाली पार्टी आपको बेचने पे इतने पैसे दे देगी। इसमें एक बात जानना चाहता हूँ मैं कि यार ये जो हमने ट्रांसफर करा है विद रिस्क है या विदाउट रिस्क है। ऑब्वियसली ये विद रिस्क है, अगर विदाउट होता तो ये ट्रांसफर ही ना होता। और जो ये केस है ये पार्शियल डी रिकॉग्निशन का केस है। तो सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पर हमने ये ट्रांसफर करा है और एक ये ट्रांसफर करा है, और जो ट्रांसफर करा है जैसे वहाँ पर सभी ट्रांसफर कर दिया तो सभी की वैल्यू निकाली थी आपने, यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें ट्रांसफर करी हैं तो उन दोनों की जो वैल्यू निकाली है आपने, क्यों निकाली, क्योंकि इतने पैसे आज के दिन आपको मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो लोन दिया वो कितने का लोन दिया, 10 लाख रुपए का लोन दिया। जैसे आज की क्लास में हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि 480 का लोन था, तो आपकी बुक्स में कितना आ रहा था, 4,80,000। 4,80,000 में क्या सब कुछ छुपा हुआ था, प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट भी, दोनों ही चीज़ें का प्रेजेंट वैल्यू थी वो। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं 10 लाख रुपए जो है, क्या इसमें इंटरेस्ट स्ट्रिप, सर्विस एसेट, PSA, प्रिंसिपल स्ट्रिप ए, प्रिंसिपल स्ट्रिप बी, ये क्या चारों ही चीज़ें इसमें हैं, चारों ही चीज़ें इसमें हैं। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। हमने जो एग्जांपल कर रखा है उसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट थी तो हमने उसमें से 20,000 रुपये माइनस कर दिए थे, बट यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। तो 10 लाख के 10 लाख पूरे दिखा रखे हैं। मेन मुद्दा था कि क्या इन चारों चीज़ों को मिला के ये बना हुआ है, बिल्कुल।
ये जो 10 लाख है, इस 10 लाख में कई कैश फ्लो के राइट छुपे हुए हैं। अब करना क्या है, आपने इसको बेचा था तो आपने कहा था कि यार 10% के हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू ये है, तो यहाँ इस केस में भी आपने फेयर वैल्यू तो निकाली, लेकिन आप कंपेयर किससे करते हो, उसको बुक वैल्यू से करते हो ना। बुक्स में आपने कितने का दिखा रखा है, तो यहाँ 480 का था। तो यहाँ पर आपको ये जो इंटरेस्ट स्ट्रिप है 10% जिसको आपने बेचा और प्रिंसिपल स्ट्रिप ए को भी बेचा है, तो इसकी बुक वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना आपको। तो फेयर वैल्यू तो आपको चारों की पता है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ, ये स्टेप 2 है आपका, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ स्ट्रिप। तो सबसे पहली चीज़, आपको फेयर वैल्यू तो पता है, फेयर वैल्यू तो आप यहाँ लिख सकते हो, टोटल भी लिख सकते हो। बुक वैल्यू नहीं पता आपको, लेकिन बट बुक वैल्यू का आपको टोटल तो पता है ना, इतना होगा। तो इंडिया सेज जो ये 10 लाख है बुक वैल्यू का टोटल, आप इस 10 लाख को इन चारों की रेशियो में बांट दो। जब आप इस 10 लाख को इन चारों को रेशियो लेके बांटोगे तो आपको ये फिगर्स आ जाएंगी। तो अब आपने इंटरेस्ट स्ट्रिप और प्रिंसिपल स्ट्रिप ए को बेचा है, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, इतनी, और आप बेचा कितने में, इतने में, तो फायदा हुआ। इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, इतनी, कितने में बेचा, इतने में, तो इसमें भी आपको फायदा हुआ। अब आपको क्या करना है, स्टेप 3 पे आ जाते हैं। तो स्टेप 3 में क्या है कि आपने जो लोन दिया था, आपने जब लोन दिया तो आपने क्या एंट्री करी थी, इसमें FA डेबिट टू बैंक करी होगी, फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक। बट ये जो फाइनेंशियल एसेट है आप इसको डी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, अब आप इसको स्प्लिट कर रहे हो 4 चीज़ों में। एक है आपका इंटरेस्ट स्ट्रिप, एक है आपका सर्विस एसेट, एक है प्रिंसिपल स्ट्रिप है, प्रिंसिपल स्ट्रिप भी, और जो 10 लाख का लोन था आपने अभी भी बुक वैल्यू पीछे निकाली थी, उस हिसाब से इसको आपने यहाँ पर लिख दिया है। आपने बस स्प्लिट किया है इसको, 10 लाख को अलग अलग एसेट में बांट दिया एक तरह से, क्योंकि उसका आप एक दो चीज़ों को ही बेच रहे हो ना आगे चल के, तो ये काम करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग स्ट्रिप्स आइडेंटिफाइड इन लोन। अब आपने 2 चीज़ों को बेचा, इंटरेस्ट स्ट्रिप को बेचा और एक प्रिंसिपल स्ट्रिप को भी बेच दिया, तो इनसे पैसे आपको रियलाइज हो जाएंगे। तो आपको पैसे कितने मिलेंगे टोटल, जो फेयर वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, फेयर वैल्यू के हिसाब से कितने थे, 257 और एक था 7476, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 734009। तो कंपेरेटिवली आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो कहा जाएगा पेंडल में, एज इन कि आपका ये प्रॉफिट हो गया। जिनको नहीं बेचा उसकी भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आपने सर्विस एसेट को नहीं बेचा, सर्विस एसेट आपकी बुक्स में है कितने की, आपकी बुक्स में जो सर्विस एसेट है वो है 3,997 की। तो जैसे स्टार्टिंग में 4,80,000 आपने दिखाया था और उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज देखा था कि इतना इतना है, तो आप समझो कि ये भी आपके लिए एक एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है। तो आपका ये बुक में कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 3,997, और इस पर आपको कैश फ्लो कितना मिलने वाले हैं, 17,000 करके 3 बार मिलेंगे, क्योंकि सर्विस एसेट है तो इसको आपको यहाँ पर खर्चा है एक तरह से आपका ये, तो इसको अलग लिखा हुआ है, इसको अलग लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका खर्चा है तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसके बीच में आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में आपने 480 और उन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो उसके बीच में निकाला था, तो आपको यहाँ पर अब दोबारा से इफेक्टिव इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रिप बी है वो भी आपके पास पड़ा है, बट उसकी आज बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू को आप कंपेयर करते हो किस चीज़ से, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, तीसरे साल में मिल रहा है इसलिए आखिरी में लिखा हुआ है, तो कंपेयर करोगे तो आपको इसका भी इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन। बाकी इसमें एक चीज़ थी जो सर ने बताई थी, अगर खरीदने वाली कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो इसी कॉन्सेप्ट को सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। बाकी अकाउंटिंग तो सेम ही रहती है, बट कॉन्सेप्ट को आप क्या कहते थे, सिक्योरिटाइजेशन। अब इसमें एक एग्जांपल और आता है, सेम है इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल करवाऊंगा तो नहीं, बट हाँ इसमें एक चीज़ जो है वो यूनिक है। क्या है कि लोन 20 लाख का दिया है, इसमें एक चीज़ तो प्रोसेसिंग फीस भी आ रही है जो कि अलग है। बाकी इसमें पीरियड 3 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, लोन को पार्शियली ट्रांसफर करा है, इंटरेस्ट सिर्फ 1% तो रिटेन कर दिया, 1% जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। पिछले और इसमें फ़र्क क्या है, हमने पिछले में रिटेन करी थी, ट्रांसफ़र भी करी थी, बट जो रिटेन करी थी उसको आप इंटरेस्ट स्ट्रिप नहीं कह रहे थे, आप उसको कहते थे सर्विस एसेट। सर्विस एसेट जब आता है तो कलेक्शन कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है, बट यहाँ जो रिटेन कर रही है वो इंटरेस्ट स्ट्रिप रिटेन करी है। पिछले क्वेश्चन में हमने सर्विस एसेट को रिटेन किया था, हालांकि वो दोनों निकलते उसी 12 पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 12 का 10 हुआ और 2 हुआ, निकले ये भी 10% से, ये 1% निकला और ये 9% निकला है। और प्रिंसिपल स्ट्रिप को ट्रांसफर कर दिया 100%। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रांसफर कितना, 21 लाख रुपए। पिछली बार क्या हुआ था, आपने तो निकालना था ना कि फेयर वैल्यू के हिसाब से आपने देखा था कितना आपको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट में 734009 आपने यहाँ फेयर वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने जो ट्रांसफर करा है उसके अगेंस्ट में आपको कितने पैसे मिलेंगे, 21 लाख रुपए आपको मिलेंगे। बट बात ये आती है कि यहाँ पर क्वेश्चन तो जैसा करते हैं वैसे ही करना है आपने। यहाँ पर आप तीनों की फेयर वैल्यू आपने निकाली है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू होती है। बट यहाँ पर जो बुक वैल्यू है उसमें से 20 लाख में से आप प्रोसेसिंग फीस माइनस कर देना, मतलब होता है 19,50,000। 19,50,000 को इस बार फेयर वैल्यू इस साइड लिखा हुआ है, तो फेयर वैल्यू की रेशियो में आप बांट देते हो, आपकी बुक वैल्यू आ जाती है। तो
इस केस में आपने इसको और इसको बेच दिया है, तो इन दोनों को बेचने पे आपको कितने पैसे मिलेंगे? जो फेयर वैल्यू आपने निकाली है वो नहीं मिलेंगे, आपको 21 लाख रुपए मिलेंगे। अभी पिछले वाले केस में आपने फेयर वैल्यू लिखी थी वहां पर बैंक में, बट यहाँ पर आप कितने पैसे लिखोगे? 21 लाख रुपए लिखोगे। और आपकी जो यहाँ पर बुक वैल्यू है, ये तो बुक वैल्यू आएगी, और जो बैलेंस शीट फिगर है वो P&L में चला जाएगा। और आगे के जो 2 केस हमने दिखाए थे पिछले, सर्विस एसेट के बारे में और प्रिंसिपल स्ट्रिप बी के बारे में, वो तो वैसे ही रहेंगे, इसलिए यहाँ पर तो ये था आपका डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो एक चीज और बचती है इसमें, स्पेशल सिचुएशंस ऑफ डी रिकॉग्निशन, इसकी बात हम इसी के पार्ट बी में कर लेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट में।